नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। और आपको बता दें, जो मानव श्वसन तंत्र है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस। मतलब पीसीएस में भी, यहाँ तक आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा होने के नाते मैं एक वीडियो में आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि हमारा काम है कि मैं आपको समझाऊँ। अगर मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने के लिए। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, आप किताबों से सारी चीज़ को पा सकते हैं, तो समझाने का हमारा काम है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, मतलब इस टॉपिक को 3 वीडियो में, कम से कम 3 वीडियो लगेगा, 3 वीडियो में हम इसको आपको समझा देंगे। ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे क्लास में आप कॉपी किताब लेके बैठते हैं ना, समय देते हैं ना, ठीक आप यहाँ पर समय दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हम 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो में ही पूरा जो है संपूर्ण इसको हम इस टॉपिक को समाप्त कर दें। ऐसा करने से बहुत सारी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं और किसी भी चीज़ को समझाया नहीं जा सकता है। तो आप क्या करिए, आप समय दीजिए, वीडियो पूरा देखिए। हमारे वीडियो नहीं, किसी का भी वीडियो आप अगर देख रहे हैं पढ़ने वाली चीज़ें, तो पूरा देखिए। पूरा दिखने से ये होता है कि हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नई बातें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखेंगे सबसे ज़्यादा इसी में कुछ मिलेगा। हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। आप यूट्यूब पे देखेंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बशर्ते कि उनकी पूरी वीडियो को आप देखिए। तो चलिए हम लोग समय नहीं गंवाएंगे, सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो हमको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है? मानव का है, ह्यूमन का है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पर हम फेफड़े के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। हमको थोड़ा इसका बेसिक चीज़ आप समझिए यहाँ से, कि जितने भी सजीव कोशिकाएँ होती हैं उसमें कुछ जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। सजीव कोशिका का मतलब जो जीवित कोशिकाएँ होती हैं। मृत कोशिका की एकदम मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, इनमें जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उन जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है मालूम आपको ना? उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उनको उपापचय कहा जाता है। उपापचय अथवा क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रिया होती है, ये मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। ठीक है। एक को बोला जाता है एनाबॉलिज्म, और दूसरे को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे कि एनाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है उपचय। ठीक है। और इसको कहा जाता है हिंदी में अपचय। आप ध्यान से सुनेंगे, जैसे सत्यनारायण कथा होता है, जैसे आप मोबाइल में कोई मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं टीवी में बैठ के ध्यान से, या न्यूज़ में आप देखो कितना डिबेट होता है, बहुत ध्यान से आप देखते हैं। ठीक है यार, कम से कम आप यहाँ पर जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपको एग्ज़ाम में बैठने पर आपको मदद करेगा, ठीक है, वहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो ये क्या होता है, एनाबॉलिज्म है। दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म को हिंदी में उपचय कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को हिंदी में अपचय कहा जाता है। तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म जो है एक प्रकार का क्या है, सृजनात्मक क्रिया है। सृजनात्मक माने जो सृजन करता है, निर्माण करता है, या हम इसको कह सकते हैं निर्माणात्मक क्रिया है या सृजनात्मक क्रिया है। सृजनात्मक क्रिया है। और जो दूसरा है कैटाबॉलिज्म यानी अपचय, ये क्या है, विखंडनात्मक क्रिया है। इसमें विखंडन होता है, विखंडनात्मक क्रिया है। कितना सरल बात है ना? यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो जैविक क्रियाएं होती है,
मतलब जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जीवित कोशिका में, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म होता है जो कि सृजनात्मक क्रिया कहलाता है, दूसरा है कैटाबॉलिज्म जो कि खंडनात्मक क्रिया कहलाता है। आप कहेंगे सृजनात्मक कैसे होता है? आप जानते हैं ना, कोशिका क्या है? शरीर की आधारभूत इकाई है ना, मतलब बेसिक इकाई, यानी कि कोशिका से ही क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। कैसे? कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, मिल करके टिश्यू का निर्माण करती हैं, यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं, और यही ऊतक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करता है, अंग पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो यानी कि आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका हमने बताया जो यहाँ जैव रासायनिक क्रिया कहाँ हो रही है? जीवित कोशिका में हो रही है। तो ये क्या कर रहा है? सृजन कर रहा है ना भाई। ये कोशिका दूसरे से मिला, फिर नया कोशिका का निर्माण हुआ, फिर अगले कोशिका का निर्माण हुआ, सब इस तरह निर्माण होती, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती? ऊतक बना लेती हैं। फिर इसी प्रकार ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। तो निर्माणात्मक है ना ये सृजनात्मक है ना। तो ये क्या है? सृजनात्मक है। दूसरा क्या है? विखंडनात्मक है। तो देखिए, आप जानते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, कोशिकांग है, जैसे गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज़ कहाँ पर है? कोशिका के अंदर है। तो कोशिका के अंदर कोशिका को ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। कैसे देता है? जो शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ होता है, जो आप खाते हैं, चाहे आप दाल चावल रोटी सब्जी जो भी कुछ खाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं, और जो व्यक्ति मांसाहारी वो भी चाहे जो भी खाएं, मुर्गा मछली अंडा जो भी कुछ खाएं, तो खाने के बाद अंततोगत्वा उनको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है ना, जिससे कि ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा देने वाली जो भोज्य पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, यही है ना। क्या है? लिख देते हैं, चलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चलिए ऐसे लिख दिए। जो भी, ये हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। कभी कभी मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, मुंह से कुछ और निकल आता है, लिखना कुछ और चाहता हूँ, शब्द उसमें भी गलत हो जाता है। ये मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर है, क्योंकि ये एक ह्यूमन एरर है। ऐसी गलतियाँ होती रहती है। तो ऐसी गलतियों पे आप ज़्यादा जो है अपने ऊपर जो है लोड मत लीजिएगा। ऐसी गलतियाँ होती, मैं जो कुछ समझाना चाहता हूँ आप उसको समझिए। तो ये वसा है आपका, ठीक है, फैट है। तो कहीं ना कहीं चाहे हम मांस खाएं या हम दाल चावल रोटी सब्जी खाएं, अन्न खाएं, फल खाएं, तो कहीं ना कहीं हमको यही हमारा ऊर्जा जो है, ऊर्जादायी यही पदार्थ होता है। तो ये कहाँ पे संचित होता है? कोशिकाओं में संचित होता है पचने के बाद। और उन कोशिकाओं में इनका क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका विखंडन होता है। यहाँ उनका जलता है। वो कहाँ जलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और उससे क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। तो एक प्रकार का क्या है? ये विखंडनात्मक क्रिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? भार में कमी होती है। आप कहेंगे कैसे कमी होती है? भाई, हमारा जो प्रोटीन संचित हुआ है इसका विखंडन हुआ। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट था, हमारे पास जो ग्लूकोज था, उसका जब विखंडन होगा, जलेगा, तो ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा मिलेगी। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो उसके भार में कमी होगी, या कम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ना। जो हमारे पास ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है, जब इसका विखंडन होगा, इसका जलेगा, तो कम नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होता है? भार में कमी होती है। इसमें क्या होता है? भार में वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि श्वसन क्रिया क्या है? एक प्रकार का अपचयी क्रिया है कि नहीं है? श्वसन क्रिया क्या है? एक प्रकार का अपचयी क्रिया है। सब लिखना जरूरी नहीं है ना, इतना समझ जाओ ना, अपचयी क्रिया होता है। अब इस अपचयी क्रिया में हम किसका विखंडन करते हैं? हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। मेन रूप से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का किया जाता है। तो जो कोशिकाएं हैं, ईंधन के रूप में, ईंधन समझ रहे हैं ना, फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल करती हैं? इसका छोटा रूप कार्बोहाइड्रेट का, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है ग्लूकोज। बात समझ में आ रही ना? इस ग्लूकोज का क्या किया जाता है? इसका विखंडन होता है। तो ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्लूकोज का। इसलिए कोशिकाओं का ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकाओं का जो ईंधन होता है वो ग्लूकोज होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो काम होता है, जो जटिल पदार्थ होता है श्वसन क्रिया में, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटता है और टूट के ऊर्जा निकलती है। यही चीज़ है
श्वसन क्रिया। अब हम अगर आपसे कहें कि श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती, तो आप क्या बताएंगे? श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो श्वसन क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, दूसरे को अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। तो चलिए हम काइंड्स ऑफ रिस्पिरेशन कहें, श्वसन के प्रकार, ठीक है, श्वसन के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं? अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑक्सी श्वसन। समझ में आई बात? अनाक्सी श्वसन काहे कहा जाता है? इसको इंग्लिश में पहले जान लीजिए, इसको एनएरोबिक कहा जाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, एनएरोबिक कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको अनाक्सी श्वसन क्यों कहा जाता है? इसमें ये होता है, इसमें जो श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इस प्रकार का श्वसन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अनाक्सी श्वसन। इसमें जो ग्लूकोज होता है यानी कि जो भोज्य पदार्थ होता है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। हम शब्द लिख देते हैं, कंप्लीट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात? या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें जो आपका भोज्य पदार्थ है जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या होगा? अनाक्सी श्वसन होगा, मतलब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो बनेगा क्या इसमें? इसमें बनता है C2H5OH, ठीक है, और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा इसमें काफ़ी कम होता है, केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है। कितना? 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलता है, काफ़ी कम मात्रा में। ये क्या है? ये आपका एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल। और आपका ये क्या है? ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। तो हम आपको बता दें, जो अनाक्सी श्वसन होता है, अनाक्सी श्वसन में क्या होता है? जो आपका भोज्य पदार्थ है यानी जो कोशिका का ईंधन है, ये जलता है, मतलब, और जलने के बाद बनता है एथिल अल्कोहल। मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण तो होता नहीं है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें बनता है एथिल एल्कोहल, जिसको कि आप लिक्विड कहते हैं, शराब। दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऊर्जा मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अब आप कहेंगे किस में होता है अनाक्सी श्वसन? तो आपको हम बता दें, जब बीज होता है, बीजों का जो विश्रामावस्था होता है, इस विश्रामावस्था में जो श्वसन होता है वो अनाक्सी श्वसन होता है। इसके अलावा जो फलों की भित्ति कोशिकाएं होती हैं, फल है ना, आम है, टमाटर है, सेब है, इनकी जो कोशिकाएं भित्ति कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो दीवारों का निर्माण करती हैं फलों का, उनमें भी जो श्वसन होता है वो भी अनाक्सी श्वसन होता है। इनके अलावा अनेक सूक्ष्म जीव हैं, और जो बड़े जीव हैं उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में भी अनाक्सी श्वसन होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक किण्वन होता है, शब्द आप सुने होंगे, किण्वन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन होता है, ये भी एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन ही है। कुछ तो साइंटिस्ट, कुछ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट यही मानते हैं कि अनाक्सी श्वसन और ये फर्मेंटेशन दोनों एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। जो किण्वन है, किण्वन में क्या होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं और कुछ ईस्ट कोशिकाएं होती हैं। इन ईस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में ही किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है।
बिना इनकी उपस्थिति में जो ईस्ट कोशिकाएं हैं या कुछ जीवाणु हैं, बिना इसके बैक्टीरिया के ये फर्मेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। तो दोनों एक चीज़ नहीं है, समझ में आई बात ना। और आपको बता दें, जो मनुष्यों की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां में आप देखे होंगे मेहनत उन्हें ज़्यादा करते हैं और उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उन मांसपेशियों को क्या होता है कि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उस समय मांसपेशियों के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर अनाक्सी शोषण होता है। अनाक्सी शोषण होने पर क्या होता है, जो उसमें पाइरूबिक अम्ल होता है, क्या होता है, पाइरूबिक अम्ल, ये पाइरूबिक अम्ल किस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूबिक अम्ल ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में। समझ में आई बात कि नहीं। तो पाइरूबिक अम्ल किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में होता है। कहाँ, मनुष्यों की मांसपेशियों में। और ये जो क्रिया होती है ना, ये अनाक्सी शोषण के कारण होती है। आइए भी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और यह रेस्पिरेशन यानी कि यह शोषण कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो भोज्य पदार्थ है, जो आपका ये ग्लूकोज है, इसका क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और बनता क्या है पूर्ण ऑक्सीकरण में, इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस पानी, और साथ में ऊर्जा निकलती है 686 किलो कैलोरी। कितना, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना, किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है भाई। इसमें केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है और इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है ऑक्सीशोषण में, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पूर्ण दहन होता है, यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। और इसके लिए क्या, किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, सांस लेने से मिलता है। बाहर से वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों में पहुंचाते हैं। फेफड़े से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रुधिर के साथ होके ऊतक द्रव्य में जाती है। ऊतक द्रव्य से ये ऑक्सीजन कौन लेता है, कोशिकाएं लेती हैं, और फिर कोशिकाएं भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती हैं, ऊर्जा देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। कहाँ छोड़ेंगी, ऊतक द्रव्य में छोड़ेंगी। ऊतक द्रव्य से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचता है, पुनः रुधिर से होते हुए फेफड़ों में पहुँचता है, और फेफड़ों से हम लोग क्या करते हैं, श्वास के माध्यम से फिर जो है वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। तो चलिए ठीक है, अनैच्छिक क्रिया है तो इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन प्रक्रिया में। तो श्वसन प्रक्रिया को देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है। आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद ही आप कमेंट करके बता पाएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, श्वसन प्रक्रिया। लिखा तो था, फालतू मैंने मिटा दिया। श्वसन प्रक्रिया, ये जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसका हम प्रोसेस देख रहे हैं रिस्पिरेशन का। तो इसका जो प्रोसेस है दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन, पहला क्या है, बाह्य श्वसन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बाह्य श्वसन को, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरे को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतः श्वसन, ठीक है, समझ में आ रही होगी। अथवा इसको कहा जाता है, अथवा लिख नहीं पा रहे यार, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अगर हम इसको लिख करके इस तरह पढ़ाते रहेंगे तो आपको कम से कम बैठ के, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं सत्यनारायण कथा की तरह,
तो निश्चित तौर पर आपको सोचने का मौका मिलता है। अगर मैं बोर्ड पे सारा चीज़ पहले से लिखा रहूँगा और कंटिन्यू में बोलता रहूँगा तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है लिख करके पढ़ाने का, और लिख करके पढ़ा रहा कोई तो उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। पूरा आप कंसंट्रेशन बना के आप हमारी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और आपको उस पर सोच भी सकते हैं, इतना समय आपको मिलता है। तो अंतःशोषण अथवा जो कोशिकीय शोषण है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन अथवा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आइए चलिए हम बाह्य श्वसन में देखते हैं। बाह्य श्वसन में सबसे पहले आता है, क्या आता है पहले? सबसे पहले आता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, क्या है ये? श्वासोच्छ्वास। इसको ब्रीथिंग कहा जाता है, ये ऐसा रहेगा इसमें, इसको ब्रीथिंग कहा जाता है। ठीक है, अब ये ब्रीथिंग दो टाइप का होता है, पता ही होगा आपको। एक को क्या बोलते हैं? एक है अंतःश्वास, दूसरा उच्छ्वास। अंतःश्वास, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर अंतःश्वास कह रहे हैं और यहाँ पर अंतःश्वसन है, दोनों में अंतर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए आप। ये अंतःश्वास है और ये अंतःश्वसन है। अंतःश्वास बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है और अंतःश्वसन अपने आप में दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो अंतःश्वास है और दूसरा क्या है? उच्छ्वास। समझ में आई बात? अब आप कहेंगे अंतःश्वास क्या है? अंतःश्वास क्या है? जब वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, श्वास को, माने कि गैस को, ऑक्सीजन को फेफड़े तक लेते हैं, मतलब सांस को खींचते हैं, इसको अंतःश्वास कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पिरेशन। क्लियर हो रहा है ना? और दूसरा क्या है? उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या होता है? जब फेफड़े से हम वायु को बाहर छोड़ते हैं वायुमंडल में, इसी को कहा जाता है उच्छ्वास। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सपीरेशन। ठीक है, एक्सपीरेशन। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ये हमको आगे पढ़ना है और जो आगे पढ़ना वही हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आइए दूसरे नंबर पे क्या आता है। जब ये वायु या हमें कहें कि ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंच जाती है, तो फेफड़े से ऑक्सीजन किस प्रकार ब्लड में जाता है, यानी रक्त में जाता है, या रक्त से किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़े में आता है, यानी कि यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। तो हम दूसरा पढ़ेंगे कि रुधिर में गैसीय संवहन या गैसियों का जो है कि विनिमय। ठीक है, तो दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे रुधिर में गैसों का विनिमय। ठीक है, और साथ साथ में क्या पढ़ेंगे? विनिमय के साथ साथ एक्सचेंज को भी पढ़ेंगे, संवहन को भी, संवहन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम कहाँ क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊतकों में जो है किस प्रकार गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इन सबको हम टॉपिक लाइन लाइन करके पढ़ेंगे। और जो अंतःश्वसन है अथवा कोशिकीय श्वसन, इसको दो चरण में पूरा किया जाता है। पहला चरण जो होता है इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और जो दूसरा चरण है इसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो दूसरे चरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंतःश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे और क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे। इसको इस वीडियो में नहीं पढ़ाना है हमको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा। अब बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होगी और आप तो देखेंगे ही नहीं उतना बड़ा। लेकिन हाँ, लास्ट में हम जब इन सबको मैं पढ़ा लूँगा तो एक वीडियो में बनाऊँगा जिसमें पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए, चाहे वो एक ही वीडियो 1.5 घंटा को, चाहे 2 घंटा को। 2 घंटा तो नहीं, 1-1.5 घंटा में ही ख़त्म कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे हम बाह्य श्वसन में एक्सटर्नल जो रिस्पिरेशन है उसको, श्वासोच्छ्वास को देखेंगे। और श्वासोच्छ्वास में हम यहाँ पर रुधिर का जो गैसीय विनिमय होता है, विनिमय क्या एक्सचेंज जो होता है, यहाँ तक हम इसको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अंतःश्वास किसे कहा जाता है और अंतःश्वास में किस प्रकार जो है बाहर से
जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, क्योंकि ये स्वतः क्रिया होती है ना, स्वतः होती है। तो ये क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। ये कहाँ से कंट्रोल होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का जो तीसरा पार्ट है ये पश्च मस्तिष्क, जिसका मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। तो पश्च मस्तिष्क के जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, यहाँ से इसका नियंत्रण होता है श्वास का। तो चलिए हम बात करते हैं अंतःश्वास, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, बाहर से जो ऑक्सीजन होता है हम फेफड़ों तक पहुंचता है। सांस बाहर से जब हम लेते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उसी को अंतःश्वास कहा जाता है, ठीक है। और जो उच्छ्वास होता है, एक्सपिरेशन होता है, जब फेफड़े से वायु को हम बाहर छोड़ते हैं, इसी को एक्सपिरेशन कहा जाता है। चलिए हमको एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपका ये वायुमंडल है और ये आपका ये फेफड़ा है, ठीक है। अब आप हमको एक चीज़ बताइए, जिस तरफ का वायुदाब अधिक होगा और एक तरफ वायुदाब कम है, तो हमको बताइए अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वायु इधर से इधर आएगा कि इधर से इधर जाएगा। तो आप जानते हैं ना, जिस तरफ का वायुदाब ज़्यादा होगा उधर से कम वायुदाब की तरफ जाएगी गैस ना। सेम इसी प्रकार ये आपका वायुमंडल है। जब आप अंतःश्वसन मतलब जब आप श्वास को जो है इंस्पिरेशन करते हैं, अंतःश्वास करते हैं, तो उस समय क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है, यानी कि वायुमंडल का जो वायुदाब होता है, ये फेफड़े की अपेक्षा, ये फेफड़ा है आपका, ठीक है, तो इसकी अपेक्षा 1 से 3 mmHg इसका वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। वायु दाब ज़्यादा होता है, बार बार मैं यही बोल दे रहा हूँ, वायुमंडलीय दाब। हमने कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ कुछ और निकल कुछ और आता है। तो इसका जो है वायु दाब ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत फेफड़े के। तो फेफड़े का जब वायु दाब कम होगा तो यहाँ से वायु इधर निकल के आती है फेफड़े में, ठीक है। अब आप कहेंगे कितना ज़्यादा होता है वायुमंडल का वायु दाब, तो हमने आपको बताया है 1 से 3 mmHg। कितना, 1 से लेकर के 3 mmHg होता है, क्लियर। दूसरी चीज़ है, जब हम फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को या गैसों को जब छोड़ते हैं वायुमंडल में, उस समय वायु दाब यहाँ का ज़्यादा होता है, फेफड़े का। कितना होता है, 1 से लेकर के 2 mmHg होता है। इससे क्या होता है, जो वायु दाब होता है यहाँ ज़्यादा होने के नाते बाहर स्वतः जो है अपने आप निकल आता है। हम सांस जो लेते हैं उसमें सीधे सीधे क्या करते हैं, जब बाहर का वायुदाब ज़्यादा होता है तो फेफड़े में चला जाता है, फेफड़े का वायुदाब ज़्यादा होता है तो अपने आप बाहर निकल आता है। आप बताइए, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, नहीं मालूम है? हम बताते हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो 1 मिनट में लगभग 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा आपको हम ये बता दें, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से छोड़ते हैं तो 1 मिनट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ देते हैं, तो आपको बता दें जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 220 ml छोड़ते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कितना लेते हैं 1 मिनट में, 250 मिलीलीटर प्रति मिनट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, 220 मिलीलीटर प्रति मिनट। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया ये सब, हैं। इतनी बात तो आप समझ गए। उच्छ्वास में आपको ये समझ में आया क्यों स्वतः हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को या गैसों को फेफड़ों तक कैसे चला जाता है, कैसे फेफड़े से फिर गैस वापस वायुमंडल में चला जाता है। ये बात तो आप समझ गए हैं इसके माध्यम से। दूसरी चीज़ हमें ये भी जानते हैं भैया, वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कितना ऑक्सीजन 1 मिनट में हम लोग ले लेते हैं, तो आपको पता चल गया 250 मिलीलीटर। और कितना छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, 220 मिलीलीटर प्रति मिनट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे भैया आप नापते कैसे हैं, किस मशीन से नापा जाता है, तो बताना ज़रूरी है। काहे से इम्तहान में पूछा जाता है। तो यह उस मशीन का नाम है स्पायरोमीटर। क्या नाम है, स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर, ठीक है, स्पायरोमीटर।
मीटर, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस में हवा जाती है फेफड़े में, और हवा में क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है ना। तो उसमें से कुछ गैसों की बात अगर हम करें तो मोटी मोटी बातें जो है, जैसे कि नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है उसका परसेंटेज पता है आपको ना। नाइट्रोजन है 79%, ऑक्सीजन है 21%, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इसके अलावा जलवाष्प भी है, और जलवाष्प तो बदलता रहता है, उस पर कोनो बात नहीं है ना। तो मान लीजिए आप श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हमको आप ये बताइए, जब श्वास आप लेंगे तो 79% नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे, 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, हीलियम का, बहुत सारी गैसें हैं। और जब आप श्वास छोड़ते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं केवल छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस समय नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाती है? सोचा है? एग्जाम में आया है, इसलिए बताना जरूरी है। तो 79% ही रहता है, ठीक है, इसको आप समझिए, ये अपरिवर्तित रहता है। सही बोल रहे हैं हम ना? अरे अपरिवर्तित नहीं रहता, परिवर्तित रहता है, कंफ्यूजन है भैया। जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%। जब हम ऑक्सीजन को लिए, मतलब हवा को फेफड़े तक ले गए, लेकिन जब हम छोड़ते हैं उस समय ये कितना हो जाता है, 17% हो जाता है, मतलब 4% ऑक्सीजन कम हो जाता है। अब है ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग ने लिया श्वास के माध्यम से तो 0.03% था, लेकिन जब हमने इसको छोड़ा तो क्या हुआ, ये बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4% हो गया। और इसी प्रकार जलवाष्प में भी है, ये वायुमंडल के ऊपर है। हालांकि जलवाष्प जब ऑक्सीकरण होता है तो पानी भी निकलता, तो निकलेगा पानी। वैसे भी देखिए हम पसीना के माध्यम से बहुत सारा पानी निकाल दे रहे हैं, आपको पता है ना। जितना आप पानी पीते दिन भर में, पसीना के माध्यम से, पसीने के माध्यम नहीं, सांस के माध्यम से बात कर रहे हैं, जब जो सांस हम छोड़ते हैं उसके माध्यम से 400 ml यानी कि 400 मिलीलीटर पानी जो है निकाल देते हैं, लगभग 2 गिलास पानी सांस के नाक से। तो चलिए ठीक है, ये तो यहाँ हमको समझ में आई, ये ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है सांस छोड़ने पर, और जब सांस जो है हम छोड़ते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये घटती है और ये बढ़ जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फेफड़ों का गैसीय विनिमय। मतलब आपने सांस के माध्यम से हवा फेफड़ों तक पहुंचा दिया। फेफड़ों की संरचना हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, लेकिन छोटा सा, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, पूरी संरचना बनाना पड़ेगा, तब भी आपको बता दिए हम। ये हमारा फेफड़ा है, मान लीजिए ऐसे 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 बना देते हैं यार, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है ये बन गया एक फेफड़ा, एक फेफड़ा ये बन गया, ठीक है। तो ये देख शाखाएं जानते हैं ना, आगे चल के बहुत सारी शाखाओं में इस तरह डिवाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। और ये शाखाओं में डिवाइड होने के बाद जो लास्ट में होता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे वायु कोष्ठक होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बहुत छोटे छोटे। संख्या पता है कितना है? दोनों फेफड़े में मिलाकर लगभग 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। कितना होता है? 30 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, ठीक है। वायु कोष्ठक को क्या कहा जाता है? एल्वियोली बोला जाता है, इंग्लिश में एल्वियोली कहा जाता है। ये वायु कोष्ठक होते हैं, इसी में वायु जाता है, और यहीं से वायु, मतलब वायु गया है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो आप लिस्ट देख रहे हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है। किससे? ब्लड से। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे होता है एक्सचेंज।
विसरण आप जानते हैं ना, विसरण में आप जानते हैं चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उनके स्वतंत्र अणु सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ अपने आप गति करते हैं। हमने इसको समझाया भी था आपको, विसरण परासरण दोनों चीज़ें बताया है। आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे मोमबत्ती जलाई, सॉरी वहाँ पर अगरबत्ती हमने जलाई है और वहाँ पर उसका जो महक है, सुगंध है, वहाँ सघन माध्यम है और धीरे 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 क्या करता है वो, यहाँ पर मेरे पास जो उसका महक आ जाता है अपने आप स्वतः। और ये कैसे आता है? विसरण के माध्यम से आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बताया था। जैसे आपको किशमिश के बारे में बताए हैं कि किशमिश अगर आप सूखा किशमिश पानी में आप डाल देंगे तो 3-4 घंटा बाद देखेंगे वो किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी के अणु होता है, आप देखेंगे पानी की यहाँ सघनता ज़्यादा है, किशमिश से कम है, तो पानी के अणु कहाँ चला गया? किशमिश के अंदर चला गया। तो ठीक यही सारी प्रक्रिया इसमें भी होता है। ये आपका क्या है? ये वायु कोष्ठक होता है। वायु कोष्ठक है या एल्वियोली है, ठीक है। इसकी और यहाँ पर रुधिर कोशिका है। रुधिर जो रक्त केशिकाएं हैं, माने कि कौन से रक्त केशिका है? ये सीरा रक्त कोशिकाएं, बहुत पतली पतली केशिकाएं होती हैं और इन जो वायु कोष्ठक होता है इनकी दीवार से सटा रहता है। और जो वायु कोष्ठक की जो दीवार होती है, ये आपको हम बता दें, ये किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम का बना होता है। इसकी दीवार किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम, ठीक है। किसका बना होता है? सल्की एपिथेलियम का बना होता है। और दोनों इसके सल्की एपिथेलियम और ये जो है रुधिर केशिका की दीवार आपस में मिल करके क्या बना लेती हैं? श्वसन कला बना लेती हैं, रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? श्वसन कला, ठीक है। या इंग्लिश में कहा जाता है इसको रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, माने झिल्ली बना लेता है। और ये झिल्ली कैसे होती है जानते हो? ये महीन तो होती है लेकिन इतना उसमें पर्याप्त होता है कि इधर से ऑक्सीजन इधर चला जाए और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला आए, ठीक है। अब कैसे चला जाएगा, कैसे चला आएगा? विसरण के माध्यम से आएगा। अब कहेंगे कैसे आएगा, वो भी हमको बताइए। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं ऑक्सीजन की बात। ये क्या है आपका वायु कोष्ठक है। और ये क्या है आपका? ये आपकी रुधिर केशिकाएं हैं, यानी सीरा केशिकाएं। तो ब्लड इसमें है, ठीक है, इसमें हवा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन देखिए, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन जो यहाँ पर ऑक्सीजन है इसका दाब जानते हो कितना है? इसका दाब जो है 100 mmHg है और इसका कितना है? 37 mmHg है। तो वायु दाब किसका ज़्यादा है? इधर का ज़्यादा है, ठीक है ना। और वायु दाब किधर किसका कम है? इसका है, जो सिरा केशिका है। तो आप बताइएगा कि जब वायु दाब ऑक्सीजन का जो दाब है यहाँ ज़्यादा है तो ऑक्सीजन किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। कब तक जाएगा? जब तक दोनों दाब बराबर नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब वायु कोष्ठक से जो रुधिर केशिकाएं हैं, जो सिरा केशिकाएं, उसमें विसरण के माध्यम से अपने आप चला जाता है ऑक्सीजन। ठीक इसी प्रकार ये देख रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो है, लेकिन यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन जो रुधिर केशिका माने सिरा केशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका दाब कितना है? 46 mmHg है। क्लियर? और जो इसमें है वो कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है। तो किधर से किधर आएगा? जहाँ दाब ज़्यादा है जिस तरफ से, कम दाब की तरफ आएगा ना। बात समझ में आई ना। तो 46 से आ जाएगी 40 की तरफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है फेफड़े में और फेफड़े से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? रुधिर केशिका में। यहाँ बात समझ में आ गई ना। चलिए समझ में आ गई। अगर देखा और एक चीज़ और देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है एक दूसरे के विपरीत जाता है ना। एकदम सही समझ रहे हैं, जाता है। चलिए और आपको बताते चलें, इसके अलावा आप देखिए जो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप भी हैं, सब भी हैं। हम लोग सांस लेते हैं, अभी तक हमने नहीं बताया कि सांस हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। देखिए हमने सांस लिया, पूरा फेफड़ा हमने पूरा फुला दिया। आप भी ले लीजिए
और आप बताइए कि जब आप सांस लेते हैं, पूरा फेफड़े को फुलाते हैं, तो आपका फेफड़ा कुल कितने ज़्यादा मात्रा में वायु को रख सकता है अपने फेफड़े में, बता सकते हैं? कितनी क्षमता है आपके फेफड़े में, कितना जो है वायु को रख सकता है? आपको हम बता दें 5800 मिलीलीटर। इतना गैस जो है 5800 मिलीलीटर वायु को आपका फेफड़ा मैक्सिमम जो है इसकी क्षमता है रखने के लिए। अच्छा ठीक है, आप वायु को छोड़ देते हैं, जैसे आपने लिया, ये तो बहुत खींचे है ना, सामान्य समय आपने छोड़ दिया। तो आप बताइए फेफड़ों की जो कार्यात्मक अवशेष क्षमता है, यानी छोड़ने के बाद शेष जो बचा हुआ है वो कितना होता है मालूम है? वो है आपका 2300 मिलीलीटर। ये सब लगभग में है, ठीक है। किसी फेफड़ा, जब शरीर भारी आपकी होगी, बहुत बड़े आप हो जाएंगे, लंबे चौड़े से फेफड़ा भी बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा आप हवा ले लेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना उसका अवशेष, ये उसका है 2300 बचा रहता है। लेकिन हम सामान्य कंडीशन, जब अभी तक आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, या आप वीडियो को देख रहे हैं बहुत शांत होकर के, या मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, या लेटे हुए सोए हैं, उस समय आप कितना हवा को आप छोड़ते हैं और कितना हवा को आप लेते हैं? हवा की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। कितना ले सकते हैं? तो मालूम है वो है लगभग 500 मिलीलीटर। तो मतलब जो आपका सामान्य और शांत श्वास में फेफड़ों में जो भरा जाता है और निकाला जाता है, जिसको कि प्रवाही वायु कहा जाता है, क्या बोलते हैं, प्रवाही वायु, ये होता है 500 मिलीलीटर। ठीक है, कितना होता है? 500 मिलीलीटर। इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो इन सारी बातों को हमने बताया है। अब की बार आपको मैं क्या बताऊंगा कि किस प्रकार, मतलब अगली वीडियो में, कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होता है, कितनी ऑक्सीजन, ठीक है, और किस प्रकार ये फेफड़े से लेकर के वायु जो आपका ऊतक द्रव्य होता है या जो कोशिका होता है वहाँ पर कैसे पहुँचाता है। तो इन सब बातों को हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, और आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद।